नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि अगर आप इसको अच्छे तरह से कर लेते तो आपका जो है ना एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली संगठन की जो स्थापना की थी वो मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय है वह बिस्मार्क को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क को। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? यानी रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन था वह बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, तो वियना सम्मेलन जो थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो मैटरनिक था। कौन? तो मैटरनिक जो थे वियना कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि वियना संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? तो इटली का जो एकीकरण है वो गेरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ। इटली का जो एकीकरण था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गेरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना थी वह मेजनी ने की थी। मेजनी जो थे ना वो यंग यूरोप की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया कि मेजनी जो है वह यंग यूरोप की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय प्रतीक था वह तिरंगा झंडा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि तिरंगा झंडा फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक कौन थी? तो फ्रांस में जो स्वतंत्रता का प्रतीक था वह मारियान था। मारियान क्या था? तो स्वतंत्रता का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक कौन था? तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक था वह जर्मानिया था। जर्मानिया जो था वह जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। और भारत का भी जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? तो अशोक स्तंभ जो है ना भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी जो था वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य था वो प्रसा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस देश से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वह जर्मनी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी वह जर्मनी से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रधान कौन था? इटली के एकीकरण का जो प्रधान था वह काउंट काबूर था। काबूर का पूरा नाम काउंट काबूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का राजा कौन बना? तो इटली का राजा जो था वह विक्टर इमैनुअल बना था। कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो थे वे इटली के राजा बने थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो राष्ट्रवाद की भावना जो है ना वो सबसे पहले फ्रांस में विकसित हुई। कहाँ? तो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है कि यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन किस कवि ने किया? तो यूनान की स्वतंत्रता का जो समर्थन था वो बायरन कवि ने किया। तो कौन? तो बायरन कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो 1848 की जो क्रांति थी सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुई थी। यह क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो फ्रांस से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध था? तो बाल्कन क्षेत्र जो था वह राष्ट्रवादी संघर्ष के कारण क्या था? प्रसिद्ध था। किस कारण? तो राष्ट्रवादी संघर्ष के कारण। यानी बाल्कन क्षेत्र में जो ना अक्सर राष्ट्रवादी संघर्ष होते रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ?
तो जर्मनी का एकीकरण 1870-71 में पूरा हुआ था। कब? तो 1871 या 70। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक किस देश का चांसलर था? तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था और इसी बीच क्या था, वियना सम्मेलन भी हुई थी। 1815 ईस्वी में ही क्या हुई थी, वियना सम्मेलन भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि देशभक्ति और एकता। क्या होती है? देशभक्ति और एकता जो है ना वह राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। क्या? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वह सामंतवाद व्यवस्था को क्या किया? समाप्त किया। कौन सी व्यवस्था को? तो सामंतवाद व्यवस्था को समाप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस घटना की भूमिका थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में जो थी वह फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है ना सभी देश में राष्ट्रवाद के प्रति जो ना विचार बढ़ा और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, जिससे क्या हुई, क्रांति का रूप लेने लगी। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस घटना की भूमिका थी? तो फ्रांस की क्रांति की घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वह तुर्की साम्राज्य को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण था वह फ्रांस प्रसा युद्ध से क्या हुआ था? समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इटली पहले कितने राज्यों में बटा था? तो इटली जो थे ना पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि इटली जो पहले थे वह 7 राज्यों में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में जो थी गणतंत्र की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संधि की बैठक यानी फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक कहाँ हुई? तो फ्रैंकफर्ट संसद की जो बैठक थी वह सेंट पॉल चर्च में हुई थी। कहाँ? सेंट पॉल चर्च में जो थी ना वह फ्रैंकफर्ट संधि की बैठक हुई थी, संसद की बैठक हुई थी। सॉरी, यहाँ पे संसद, संधि नहीं, संसद की बैठक कहाँ हुई थी? तो सेंट पॉल चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो नेपोलियन का जो पतन था वह किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेपोलियन का पतन वह वाटरलू युद्ध के बाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि वाटरलू युद्ध के जो बाद थे वह नेपोलियन का पतन हो गया था, यानी नेपोलियन का साम्राज्य समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है? तो इटली का जो तलवार है वो गेरिबाल्डी को कहा जाता है। गेरिबाल्डी क्या कहते हैं? तो इटली का तलवार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो काबुल को जो है इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो काबुल को जो है इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि काबुल को जो है इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इटली का आत्मा किसे कहा जाता है? तो इटली की जो आत्मा है वह मेजनी को कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कि मेजनी को जो है इटली की आत्मा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक जो था वह राष्ट्रीय राज्य था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय राज्य था। तो अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में उदारवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप में जो उदारवाद था वह स्वतंत्रता से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि यूरोप में उदारवाद जो था वह स्वतंत्रता से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो था फ्रांस का राजा वो लुई 16वां था। लुई 16वां क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित प्रमुख देश कौन से थे? तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित प्रमुख देश जो थे वह जर्मनी और इटली थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि जर्मनी और इटली जो थी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित प्रमुख देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष से कौन प्रभावित हुआ? तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष जो है ना वो बाल्कन क्षेत्र प्रभावित हुआ। कौन से क्षेत्र? तो बाल्कन क्षेत्र जो है ना राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ला पेट्री और लेस सिटोयेन शब्द किस देश से जुड़े हुए? तो ला पेट्री और लेस सिटोयेन शब्द जो है वो फ्रांस से जुड़े हुए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रांस से, रूखोलेज। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का जो एकीकरण था वो 1870 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब? 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि जर्मनी राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? तो जर्मन राष्ट्रवाद का जो प्रतीक था वह जर्मानिया था। क्या?
जर्मानिया जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन सा था। तो फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का जो प्रतीक था वो मारियान था। क्या था? मारियान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मारियान। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? मारियान जो था फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ठीक, ये दो क्वेश्चन जो ना दोहराया गया है दोबारा कि जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है, तो जर्मानिया, और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन थी, तो मारियान। ये दो क्वेश्चन दोहराया गया है। तो अगला क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो मुख्य कारण था वो फ्रांसीसी क्रांति थी। ये क्वेश्चन भी दोहराया गया है मिस्टेक से, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसा किससे संबंधित था। तो प्रसा जो थी वह जर्मनी से संबंधित था। प्रसा किससे संबंधित था? जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में क्या परिवर्तन हुआ। तो राष्ट्रवाद के कारण जो है यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, यही परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।